के मुताबिक आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कानपुर में काले बादल छाने के साथ तेज बारिश हुई। सिविल लाइन, सर्वोदय नगर, फजलगंज, कल्याणपुर समेत कई इलाकों में ओले भी गिरे। वहीं बारिश के कारण सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। वहीं बात करें संभल जिले के हयातनगर एवं गुमसानी गांव में जमकर ओले और बारिश देखने को मिली। अमरोहा में बारिश के साथ ओले गिरे। ओले और बारिश के चलते खेत में खड़ी फसलें भी खराब हुईं। ये ओले गिरे हैं, कहीं मौसम तो सुहाना हुआ है, मगर कहीं ना कहीं आज लोगों को परेशानी आने जाने में, और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कहीं ना किसान इससे मरा हुआ है। किसानों को बहुत ही दिक्कत हुई, जिससे फसल खड़ी वो सब बर्बाद हो जाएगी। बीमारियां फैलेंगी इससे, और तरह तरह की तो बीमारियां फैली, लेकिन मौसम ठंडा हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, गर्म हो रहा है, इससे तो बीमारियां तो फैलनी हैं। ओले कहाँ गिरे हैं? ओले कानपुर नगर में, जैसे दादा नगर हुआ, कानपुर दिगाद हुआ, सभी जगह ओले गिरे और सभी जगह बरसात हुई है। लखनऊ में 1 अप्रैल से जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। मेडिसन की बात करें तो लगभग 13% यूपीआई ट्रांजैक्शन में 1% चार्ज लगने के साथ ही पेट्रोल, डीजल सहित अन्य तमाम जरूरी चीज़ों के दाम में वृद्धि हुई है। कोरोना काल के बाद आम जनता जहां पहले से ही काफ़ी परेशान है, उसके बाद अब बढ़ती महंगाई आम जनता को एक बार फिर से परेशानी में डाल रही है। दवाइयों के रेट बढ़ने से सीनियर सिटीजन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हमारे संवाददाता भरत सेठी ने लखनऊ में लोगों को बढ़ती महंगाई से उनकी प्रतिक्रिया जानी। देखते हैं क्या लोगों ने प्रतिक्रिया दी। अप्रैल में कई रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई की मार है, दवाइयों में 13% रेट इजाफा हो रहा है। मार्च उसको कैसे देखते हैं? है तो टफ तो है हमारे लिए, प्रॉब्लम तो है, मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट ठीक है। मुझे गवर्नमेंट पे विश्वास है, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, मुझे लगता है कि वो मैनेज हो जाएगा जल्दी। कुछ ना कुछ हमारे लिए और कुछ पर्क्स तो आने चाहिए और आएंगे। काम अच्छा हो रहा है, थोड़ा टैक्स लेंगे तो शायद और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाएगा, हम लोगों के लिए फैसिलिटी अच्छी हो जाएगी, तो इट्स गुड। ऑनलाइन पेमेंट में भी कुछ ट्रांजैक्शन के बाद वो चार्ज पड़ेगा। हाँ, अच्छा, ये मैंने भी सुना है। उसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये थोड़ा सा एक नॉर्मल मीडियम और लोअर जो बिजनेसमैन है ना, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा और ज़्यादा। ये थोड़ा सा अभी ब्रेक दो, बिकॉज अभी पोस्ट कोरोना जो चल रहा है एरा, उसमें ये एक अच्छा था हमारे लिए कि बहुत इजी हम लोग ट्रांजेक्शन्स कर लेते थे, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। थोड़ा इसमें कुछ करे अगर गवर्नमेंट, तो इट वुड बी रियली गुड। पेट्रोल के डीजल के रेट इंक्रीज हो सकते हैं और चलेगा, वो मैनेज हो जाएगा भाई, वो कर लेंगे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर। हाँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तमाम चीज़ें जो हैं वो महंगी होंगी, कैसे देखते हैं इसको? अभी जो सामानें महंगी हो रही है, इस पे तो बहुत ही असर पड़ेगा। जो मिडिल क्लास फैमिली है, इन पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। जैसे ऑनलाइन अभी ट्रांजैक्शन पे जो लगाया गया है रेट, इस पे कुछ बहुत सारी असर होगी। इस पे सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं, और बैंक की पासबुक अगर लेते हैं तो उसमें भी अब आपको पेमेंट देना पड़ेगा, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत ही गलत है। इसमें सब छोटे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इस पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। इन सब चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामुद्दीन शौकत अली सिद्दीकी है। अब जो 1 अप्रैल से तमाम चीज़ों के रेट बढ़ने वाले हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का भी रेट बढ़, उसमें चार्ज पड़ेगा, और अब 13% दवाइयों का पैसा बढ़ा, कैसे देखते हैं उसको? हाँ सर, 13% जो दवाइयों का चार्ज बढ़ेगा, उससे जो सीनियर सिटीजन है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में सर, जो मोदी सर कहते हैं डिजिटल इंडिया, तो कहीं ना कहीं ये डिजिटल इंडिया को एक धक्का लगेगा सर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे, अगर फीस चार्ज लगता है तो। ओके सर। नुकसान है आम आदमी का? हाँ, आम आदमी का ज़रूर नुकसान है इसमें, खासकर छोटे मोटे व्यापारियों का जो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं, उसमें काफ़ी तकलीफ है। लेकिन दवाइयों का ये जो है अच्छा नहीं है। ये जो सीनियर सिटीजन है, जो बुजुर्ग इंसान है, उनको काफ़ी दिक्कतें आएगी इसके बारे में। ये नहीं होना चाहिए था, दवाइयों में सरकार को छूट देना चाहिए।
सर क्या नाम है आपका? डीसी सक्सेना। सर अप्रैल महीने की बात हो रही है कल से और हाँ जी। तमाम चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं। दवाइयों में 14% 13% के आसपास इंक्रीज हो रहा है। डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो करते थे उसमें अब पैसा बढ़ेगा ज़्यादा। अच्छा। कैसे देखते हैं इसको? तो महंगाई बढ़ेगी, अगर 14% बढ़ गया दवाई में, तो हम लोग तो मतलब दवाइयों के साथ जिंदा रोटी कम खाते हैं, दवाई ज़्यादा खाते हैं भाई जो है वो। तो ये तो हमारे लिए बहुत तकलीफ वाली बात है भाई। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करें उसमें पैसा कब चार्ज करेगी सरकार? जो नहीं, ऑनलाइन उसमें तो थोड़ा मान सकते हैं, चलो थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन दवाइयों के केस में तो भाई बहुत मुसीबत है भाई। बिना दवाइयों के तो कैसे आदमी चले जिंदा रह पाएगा भाई। अच्छा, अब जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करें, पेट्रोल डीजल के भी रेट बढ़ जाएंगे, आप उसको कैसे देखते हैं? पेट्रोल तो मतलब एक तरीके से रोटी दाल रोटी जैसा है, मतलब बिना पेट्रोल के तो अब जिंदगी गुजार ही नहीं। कहीं भी जाना हो बिना पेट्रोल संभव नहीं है भाई जो है वो। एक रोटी कम खाऊंगा पेट्रोल से जरूर डल पाऊंगा जो दवाइयों का असर पड़ेगा? अब बहुत पड़ेगा। खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से है। पटवन गली स्थित एनके एकेडमी इंग्लिश मीडियम स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि कायमगंज के विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार, उनके पति डॉक्टर अजीत गंगवार, विशिष्ट अतिथि प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश पाल, निरीक्षक संतोष कुमार अवस्थी, वरिष्ठ अधिवक्ता राम कुमार अग्रवाल, विद्यालय के संस्थापक किशन प्रसाद अग्रवाल, इंदु रानी अग्रवाल, प्रबंधक अनुपम अग्रवाल, डायरेक्टर मधु अग्रवाल, श्रुतिका अग्रवाल आदि संयुक्त रूप से विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान विद्यालय के शिक्षक निखिल यादव व शिक्षिका अर्सला खान को विद्यालय के प्रबंधन द्वारा बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान विद्यालय की मेधावी छात्रा गौरी गुप्ता को वर्ष 2021-22 के स्टार अवार्ड एवं छात्र युग रस्तोगी को वर्ष 2022-23 के स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। Our third competition was English debate, which was held on 1st October 2021. This competition is divided into सारे लोग सामने देखो। आज एनके एकेडमी की एनुअल प्राइज सेरेमनी में उपस्थित होकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। गर्व इसलिए क्योंकि कायमगंज में स्कूल है और स्कूल खोलने मात्र से जिम्मेदारी खत्म नहीं होता है। सुचारू रूप से चलाना, अच्छे टीचर्स को लेकर आना, जिससे कि यहाँ के हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। और ये स्कूल CBSE पैटर्न पे है और जितनी भी टीचर्स हैं जिनसे अभी मेरा इंटरेक्शन हुआ है, तो उसको देख के मुझे निश्चित ही ये लगता है कि यहाँ से निकलने वाला हर एक बच्चा जब 8 के आगे हायर एजुकेशन में जाएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो अपना बहुत अच्छा पकड़ कर पाएगा। यूपी के कानपुर देहात में देर रात कपड़ा मार्केट में आग लगने के बाद सुबह एक और बड़ी आगजनी की घटना हुई। कानपुर देहात के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में एक ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की मशक्कत में लगी रहीं। बताया जा रहा है कि बीते 4 साल से बंद पड़ी एक ऑयल फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई। तेज हवा से आग बेकरार होती चली गई। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। ऑयल फैक्ट्री में फैक्ट्रियों के कर्मचारियों की लापरवाही से आग लगी थी। करीब 4 साल से बंद पड़ी फैक्ट्री में गैस सिलेंडरों की मदद से फैक्ट्री के अंदर कटिंग का काम चल रहा था। आग लगने के बाद फैक्ट्री के कर्मचारी मौके से फरार हो गए। अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई की बात की है। हमारा नाम मोहम्मद जफर है। हम संजय गुप्ता के साथ मिल के काम करते हैं। हमारी जो रायल दुलारे के नाम से दुकान है, हम पापा जी के नाम की दुकान है, दुलारे फैशन के नाम की दुकान है। यहाँ पर तीसरी मंजिल में हमारा कारखाना है बैंक के ऊपर। उसमें रात में हम लोग 3 बजे 10% माल ऊपर जो खेप पाए उसमें धुआं भर गया तो वो बेचना बंद कर दिया। फिर वहाँ पर धुआं लगता है और दुलारे बिल्डर्स के नाम से बचकानी कोट पैंट। खबर बाराबंकी से है, जहां बीते महीने से बीमार चल रहे 75 वर्षीय हाथी के निधन के बाद उसके शव का पोस्टमार्टम करने गई टीम पर हाथी का दांत निकालने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी।
इस दौरान टीम में मौजूद अधिकारियों और डॉक्टरों ने मौके से किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं इस दौरान वन विभाग के 2 कर्मियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उन्हें जमकर पीटा। इसमें डॉक्टरों की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची और हाथी को दफन कराया। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है। देखिए झगड़ा क्या, कल जो हाथी एक्सपायर हुआ 5:40 पे, तो काफ़ी वन विभाग वाले अधिकारी भी आए। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि कम से कम जो है ये पहले तो पोस्टमार्टम के लिए बोले कि हम ले जाएंगे वहाँ विभाग द्वारा जो पोस्टमार्टम होगा उसके लिए, उसके बाद वहीं पर अंतिम संस्कार होगा। तो बाकी यहाँ ग्रामीणों के द्वारा मना किए जाने पर फिर वो लोग मान गए कि चलिए ठीक है अंतिम संस्कार होगा लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर जो है हम ग्रामीणों को जो है आश्वासन दिया गया कि अगर वो क्या कहते हैं पोस्टमार्टम अगर होगा तो सिर्फ अपनी हम फॉर्मेलिटी अदा करेंगे और थोड़ा मुझे जो है अभी जैसे जो भी उनको जो है सैंपल के लिए लेना है वही अपना लेंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में जमानत पर छूटे मर्डर के आरोपी ने शराब के नशे में अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 5 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी भूरा सोनपुर निवासी यशपाल से शाम को झगड़ा हो गया। उसके शराब के नशे में अंधाधुंध फायरिंग कर दी उसने, जिसकी चपेट में करीब 5 लोग आ गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। घटना थाना टप्पल के सालपुर इलाके की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी शराबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस पूरी घटना में एक दिव्यांग को भी गोली लगी है। थाना टप्पल के सालपुर गांव के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम भूरा उर्फ अवधेश ने नशे की हालत में यशपाल सिंह नाम के व्यक्ति से गाली गलौज के दौरान फायर किया। मौके पर मौजूद 5 लोगों को छर्रे लगे, जिनके मानसिक चोटें आईं। सूचना मिलने पर पीआरवी तथा अधिकारीगण मौके का मुआयना किया गया। मजरूबों को मेडिकल परीक्षण हेतु रवाना किया गया है। सभी स्थिति सामान्य है। तहरीर के आधार पर टप्पल थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। 3 टीमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु रवाना हो चुकी है। मौके पर पूर्ण शांति कायम है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबर अमेठी से है, जहां सेना के जवान की जमीन पर अमेठी के कांग्रेस नेता किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। सेना के जवान के भाई ने आज एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एक आरोप लगाते हुए डीएम से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने बताया कि वर्ष 2019 में मेरे भाई ने गांव में एक बेनामी की जमीन ली थी, जिस पर मेरा अभी तक कब्जा नहीं हो सका है। लेकिन कुछ दिन पूर्व कांग्रेस के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। पूरा मामला अमेठी तहसील के तारापुर गांव का बताया जा रहा है। खबर अमरोहा से है, जहां जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव भीमा ठीकरा का है। यहां दोपहर बाद ग्रामीणों को जंगल में तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान तेंदुआ गन्ने के खेत में घुस गया। आपको बता दें कि तेंदुए की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस तथा वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। इस दौरान तेंदुए को ड्रोन कैमरे की मदद से दिखाया गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग से अमरोहा वन क्षेत्राधिकारी विनोद सिंह, वन दरोगा नेपाल सिंह, वन दरोगा बिलाल, वन दरोगा पलट राम सिंह, ताहिर हुसैन मौके पर पहुंच गए। फिलहाल वन विभाग की तरफ से तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। मामले में हसनपुर वन क्षेत्राधिकारी नरेश सिंह ने बताया कि तेंदुए की सूचना मिली है। वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया है और पिंजरा लगाया गया है। खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। मंगलवार को यहां जेल में युवकों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। दोनों को एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल के मुख्य बैरक में भेजे जाने से कोरोना जांच कराई गई तो दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल दोनों को जेल में ही क्वारंटाइन सेल में निरुद्ध किया गया है। वहीं काफ़ी दिनों बाद जेल में कोरोना मिलने से बंदियों में भी हड़कंप मच गया। साथ ही इन 2 मरीजों के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम युवकों के संपर्क में आने वालों की जाँच शुरू कर दी है। दोनों में संक्रमण की पुष्टि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की जांच में हुई है। कोविड जांच के नोडल अधिकारी और एसीएमओ डॉक्टर एके सिंह ने बताया कि जेल में निरुद्ध होने वाले बंदियों को मुख्य बैरक में भेजने से पहले कोरोना जांच की जाती है।
है। ठीक है। हाँ, 2 बंदी संक्रमित पाए गए हैं, उनको अन्य बंदियों से अलग पृथकवास में कर दिया गया है और आसपास के बंदियों पर कोविड टेस्ट करा दिया गया है। सोशल मीडिया पर थाना वजीरगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़के का अवैध तमंचे का प्रदर्शन करने का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वह लड़का रौब जमाने के लिए असलाह का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा था। वायरल वीडियो का संज्ञान पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर द्वारा लेते हुए तत्काल प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज को कार्रवाई कर अभियुक्त की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करने व अवैध तमंचे को बरामद करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए। गोंडा में थाना वजीरगंज में एक राज बरुआर नाम का लड़का है, तालुकपुर का रहने वाला। इसका सोशल मीडिया में एक अवैध असलाह के साथ फोटो वायरल हुआ था। इसकी जानकारी हुई पुलिस को और पुलिस के द्वारा जो है उसको उसके घर में तलाश की गई तो अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किया गया। उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर सहारनपुर से है। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत यूपी पुलिस का अपराधियों में खौफ बढ़ता ही जा रहा है। एक ऐसा ही मामला सहारनपुर के थाना फतेहपुर से देखने को मिला, जहां गत माह पहले ही भारत फाइनेंस कंपनी के एक कर्मचारी से अज्ञात लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। फाइनेंस कर्मचारी के द्वारा थाना फतेहपुर पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसको लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने मजबूत सूचना तंत्र के चलते 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 साथी लुटेरों में से एक अभियुक्त फरार चल रहा था, जिसको लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। पुलिस के द्वारा एनकाउंटर होने के चलते फरार आरोपी ने हाथ में तख्ती लेकर और लूटी गई 40,000 की रकम के साथ खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर भविष्य में अपराध न करने की कसम खाते हुए पुलिस के सामने सरेंडर किया। भाई कौन? जी 1 मार्च को थाना फतेहपुर क्षेत्रांतर्गत एक भारत फाइनेंस कलेक्शन कर्ता के साथ लूट हुई थी, जिसमें 16 मार्च को 2 अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे। इसमें इस घटना में एक अभियुक्त जिसका नाम अभिनव राणा है, वो उसी समय से फरार था निरंतर, और आज थाना फतेहपुर पर वो स्वयं आकर सरेंडर हुआ है, और अपने तख्ती एक लेके आया था जिसमें उसने लिखा था कि मैं खुद से सरेंडर कर रहा हूं। वो पुलिस का 25,000 का इनामी अपराधी भी था। हमने लगातार उसके जो ठिकानों पर दबिश दी थी और काफ़ी दबाव भी बनाया था, जिस वजह से उससे पूछताछ में उसने बताया वो देहरादून और हरिद्वार के कई इलाकों में छुपकर रह रहा था। आज वो पुलिस के जो दबिश लगातार जो दी जा रही थी, उस वजह से आज वो सरेंडर किया है थाना फतेहपुर में, और आज हमारी वो लूट का पूर्णतः खुलासा हुआ है। आज उसने 40,000 रुपये जो लूट में उसके साथ उसका जो हिस्से में आए थे, वो भी थाना फतेहपुर पुलिस में एज अ सरेंडर में के वक्त इनकम जमा कराई है रकम। खबर लखनऊ से है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं प्रमोद तिवारी के साथ नकुल दुबे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे, जहां कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं पूरे देश में एक राजनीतिक जंग चल रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जंग में एक पक्ष है जिसका नाम अडानी है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई एक लोगों को दी जा रही है। उस जंग को हमने नहीं देंगे, रोकने नहीं देंगे, कमजोर।
खबर श्रावस्ती से है, जहां अडानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी दीपक पाठक ने की सवालों की बौछार। आपको बता दें कि दीपक पाठक ने कहा कि 20,000 करोड़ किसके हैं, इसका जवाब पीएम क्यों नहीं देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ सरनेम लगाने से कोई पिछड़ी जाति का नहीं हो जाता। दीपक पाठक ने कहा कि राहुल गांधी देश के लिए जरूरी हैं और जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं। अडानी के शेयर डूबने से LIC और SBI का नुकसान हुआ है। LIC और SBI में देश की आम जनता का पैसा था। भाजपा की हिटलर शाही अब नहीं चलेगी। असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की लगातार कोशिश हो रही है। जो अमीर अडानी बंधु, अडानी के शेयर मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिर गए और जब शेयर मार्केट 2 साल सदस्यता समाप्त कर दी और ये देश के साथ अन्याय हुआ, लोकतंत्र के साथ अन्याय हुआ। राहुल जी कहा करते थे, उन्होंने विदेश में भी भाषण दिया कि भारत वर्ष का लोकतंत्र खतरे में है और वही बात सामने आ गई कि लोकतंत्र की धज्जियां इन्होंने उड़ाई। इन लोगों को ये लगता है कि राहुल गांधी डरते हैं। राहुल गांधी जी ने जो यात्राएं की, जो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो राहुल गांधी जी ने यात्राएं की, गरीबों से मिले, किसानों से मिले, नौजवानों से मिले, सबके दुख दर्द में शामिल हुए, तो राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको कुचलने का प्रयास किया, उन्हें हर तरीके से हैरेसमेंट करने का प्रयास किया। खबर जालौन से, जहां बढ़ते दामों को लेकर लोगों में आक्रोश भी बढ़ रहा है और दुकानदारों में भारी खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और LPG की लगातार बढ़ती कीमतों से परेशान आम लोगों को एक और झटका लगने वाला है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने से कई जरूरी दवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। दरअसल भारत की ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने शेड्यूल दवाओं के लिए कीमतों में बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब पैरासीटामोल समेत 800 से ज़्यादा दवाओं के दाम बढ़ जाएंगे। इसको लेकर हजारों तरीके बातें हो रही हैं। हमारे संवाददाता माजिद अरमान ने जाना लोगों का हाल। देखते हैं लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। तो भाई सुनने में आया हमको कि 13-13.5% बढ़ोतरी जो रेट में हो रही है, उसमें लोगों पर प्रभाव तो आएगा ही। कुछ चीज़ें जब कॉस्टली हो जाती हैं तो कस्टमर को परेशानी होती है। तो आज की डेट में हर चीज़ महंगाई होती चली जा रही है, तो दवा में काफ़ी फर्क दुकानदारी पे भी आएगा। अरे दवा सस्ती थी, इसको लेके 10% छूट देते थे, लेकिन अब 10% छूट भी बंद होगी, इसके बाद अब 10% 13% महंगाई भत्ता लगेगा। नहीं, छूट तो चल रही है, लेकिन 13% बढ़ने से MRP बढ़ रही है, तो लोगों पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। प्रभाव पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? हमारा संदेश यही है कि दवाई जो जीवन रक्षक दवा है कम से कम रेट में हो, लोगों को लेने में कोई परेशानी कष्ट ना हो। और गरीब आदमी, मतलब अमीर आदमी तो ले लेगा, लेकिन गरीब आदमी को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत होती है। बात करते हैं अगली खबर का। बागपत से आ रही अगली खबर। बागपत के टांडा गांव में अल्पसंख्यक विभाग द्वारा बनाए गए इंटर कॉलेज में पढ़ाई शुरू कराने की मांग को लेकर छात्राएं DM ऑफिस पहुंची और ज्ञापन सौंपकर DM से कॉलेज में पढ़ाई शुरू करने की मांग उठाई। छात्राओं ने बताया कि 2 साल से स्कूल की बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन अब तक पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है, जिससे गांव की लड़कियों को पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। कई छात्राओं को हाई स्कूल के बाद ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी है। अपनी समस्या को लेकर गाँव के अन्य लोगों के साथ दर्जनों छात्रा DM ऑफिस पहुँची और स्कूल में पढ़ाई शुरू करने का अनुरोध किया। अरे यहाँ से आज राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बना हुआ है, 2 साल से तैयार है, लेकिन हम काफ़ी DM, जिला विद्यालय निरीक्षक, मुख्यमंत्री सब तक से मसला पता चले, अब तक कोई भी समाधान नहीं। विद्यालय शुरू नहीं हो रहा है, तो आसपास की छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो पा रही। करीब ये तो थोड़ी हैं, करीब 80-85 लड़कियाँ ऐसी हैं कोई जो घर बैठी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।